Hello everyone, hope you all are doing well. This is Akash Sharma and welcome on my YouTube channel once again. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिलती रहे। इस चैनल पर भाई हम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हमारी आती हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, कितने टीयर्स में होता है, लेवल क्या होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, तो एक एक एग्जाम के बारे में बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में आपको सीजीएल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एग्जाम क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब हम सीजीएल के बारे में पूरी बातचीत करेंगे ए टू जेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में हम बात करेंगे कि यह एग्ज़ाम कितनी फेज या टीयर्स में होता है, जो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं उसकी एज लिमिट क्या होती है, क्लियर करने के बाद एग्ज़ाम में आगे क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, कैसी रहती है, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, सबसे अच्छी जॉब्स कौन सी होती है, किस जॉब में हमारी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, किस जॉब में हमारा वर्क कम रहता है, एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाती है, फर्स्ट एग्ज़ाम से लेके फाइनल एग्ज़ाम तक या फिर कहें सिलेक्शन तक कितना टाइम लग जाता है। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये वीडियो क्वेश्चन वाइज बनाई है। पहले एक क्वेश्चन छाटा, फिर उसका पूरा डाउट क्लियर किया, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका पूरा डाउट, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे ले लिए। आपको कहीं और जानने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को देखो, फिर इस एग्ज़ाम के बारे में आप पूरा सब कुछ जान जाओगे। सो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो होता है व्हाट इज एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो एसएससी सीजीएलई इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म हो गई। सीजीएल एग्जाम का नाम है और इस एग्जाम को जो बोर्ड या फिर जो कमीशन कंडक्ट कराता है उसका नाम है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, एसएससी का काम है जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी ग्रेड बी सी डी की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए एम्प्लॉयज़ या फिर ऑफिसर्स रिक्रूट कराना। एसएससी सीजीएल ये जो एग्ज़ाम है ग्रेड बी और ग्रेड सी के ऑफिसर्स की रिक्रूटिंग एग्ज़ाम है और जितनी भी पोस्ट होती हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, मतलब इनमें हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कोई भी इंटरफियर नहीं होता है। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। So our second question is which and how many posts are come under this exam? हमारी इस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी और कितनी पोस्ट आती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट की अगर नंबर में बात करें तो ये 32 से 34 पोस्ट आती हैं लगभग, और ये टाइम टू टाइम या फिर नीड्स और वांट्स के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती है, पर 34 से ज़्यादा आज तक नहीं गई है और 32 मिनिमम है, मतलब इतनी ही आती है 32 टू 34। और मैंने आपको बता दिया ये सारी जो पोस्ट होती हैं वो ग्रेड बी और ग्रेड सी की होती हैं, कुछ पोस्ट्स ग्रेड डी की भी आ जाती हैं, पर लगभग जो पोस्ट होती हैं वो हमारी ग्रेड बी और ग्रेड सी की होती हैं। अब मैं आपको एक एक करके पोस्ट का नाम, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट और ग्रेड भी बताता चलूँगा एक एक करके 32 के 32। जो फर्स्ट नंबर पर हमारी जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। मैक्सिमम लिमिट है, एज लिमिट 30 ईयर्स और इसकी जो ग्रेड पे है वो 4800। सेकंड नंबर पर है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, ये भी 4800 ग्रेड पे की है।
फिर हमारा आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 20 to 30 ईयर्स। इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है। और ये हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, 4 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं 7 तक, इनके अंदर जितने भी एएसओ की पोस्ट निकलती हैं वो आ जाती हैं। फिर जो हमारी आती है वो आती है असिस्टेंट की। इसके लिए जो हमारी एज लिमिट है वो होती है 80 to 30 ईयर्स। और ये जो हमारी होती है वो 4600 ग्रेड पे की होती है। फिर इसके बाद असिस्टेंट, इसमें इसमें भी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स है और ग्रेड पे 4600। फिर हमारे आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए होती है 30 ईयर्स और ये 4600 ग्रेड पे की होती है। फिर हमारे आते हैं असिस्टेंट, ये इधर साइड डिपार्टमेंट दे रखे हैं और ये कोड दे रखे हैं। जितने भी पोस्ट होती हैं उनके ये कोड होते हैं। इसी के हिसाब से हमको जो उस टाइम, जिस टाइम हमारा डीवी होता है उस टाइम हमको कोड भी भरना होता है। ये जो वो वाले कोड दे रखे हैं। इसके लिए भी जो एज लिमिट होती है वो होती है 30 ईयर्स और ये 4200 ग्रेड पे की है। ग्रेड पे के हिसाब से हमारी सैलरी दी जाती है, तो ये मैंने छांट के लिख लिया था। ये ग्रेड पे हमारे दे रखे हैं। फिर हमारे आते हैं असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट। इसके लिए 30 ईयर्स है, 4200 ग्रेड पे की है ये भी। फिर हमारा आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत डिमांड भी है। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है 30 ईयर्स और ये हमारी 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर होते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर होते हैं हमारे, वो सारे दे रखे हैं इसमें। फिर हमारे आते हैं ऑडिटर, कैग में, सीजीडीए में। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 to 27 और ये हमारी आती है 2800 ग्रेड पे की। फिर हमारे आते हैं अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। ये भी 18 से 27 इनकी एज लिमिट है और ग्रेड पे इनका भी 2800 है। इसके बाद जो हमारे आते हैं इंस्पेक्टर जो एग्जामिनर वाले होते हैं, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स और वो 4600 ग्रेड पे के अंदर आ जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 और ग्रेड पे 4600। फिर आते हैं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। फिर आता है ऑडिटर। देख लेना आप, जितने भी दे रखे हैं सारे का डाटा दे दिया है मैंने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हमारे आ जाते हैं यूडीसी, असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में जो होता है हमारे, और उनके हिसाब से जो एज लिमिट और ग्रेड पे सब कुछ दे रखा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सबके, मैं एक एक करके एक एक बार चलाता रहूँगा और स्क्रीनशॉट रख लेना आप अपने पास और फिर पीछे देख लेना जो भी आपको चूज़ करना हो। बाद की बात है, पहले तो आप एग्ज़ाम निकालो। जैसे ही एग्ज़ाम निकाल लोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी मिल जाएगी, कौन सी नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। पीछे आपको बता देंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाती है, सब कुछ है आगे। ये तो हमारी बात हो गई पोस्ट के बारे में, उनकी ग्रेड पे के बारे में और उनके सारे पोस्ट के नेम हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्ज़ाम। मतलब कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है एलिजिबल होने के लिए। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, भाई इसमें हमारी 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट, कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आपने किस स्ट्रीम से या फिर ग्रेजुएशन में क्या किया है। वो आपको एक डेट देते हैं, पहले वो अगस्त के हिसाब से लेते थे, अब जनवरी के हिसाब से लेते हैं। तो उस टाइम तक आपको उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। सेकंड जो हमारी आती है वो आती है नेशनैलिटी, कि हम इंडियन के, भारत के नागरिक होने चाहिए, हम मतलब इंडियन होने चाहिए। नेपाल और भूटान वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी होती है एज लिमिट। मिनिमम एज लिमिट होती है 18 और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 32। और फिर जो अलग अलग हमारे SC ST जो होते हैं, सर्विसमैन जो होते हैं, जो हमारे रिजर्व्ड हैं, फिजिकली हैंडीकेप्ड जो हो गए, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होता है। उसका मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ कि किसको कितना मिलता है एज रिलैक्सेशन। हाँ तो भाई ये रहा,
ये SC ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 साल का, मतलब मैक्सिमम जो मिलता है ये अपर लिमिट एज रिलैक्सेशन, मतलब हाईएस्ट जो लिमिट होती है वो होती है 5 ईयर्स। OBC के लिए जो एज लिमिट होती है हायर वो होती है 3 ईयर्स। PH का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 10 साल। और फिर वो अलग से है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC है तो उसके लिए जुड़ जाते हैं 10 से 13 हो गई। फिजिकली हैंडीकैप्ड और SC ST है उसके लिए 15 हो गई। ऐसे ये बढ़ती जाती है, उनको नीड है उनको वो ले लेते हैं। इतने में तो आसानी से निकाल देगा कोई भी बंदा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारी 3 रिक्वायरमेंट हो गई, एज लिमिट एंड सेकंड इज नेशनैलिटी एंड द थर्ड इज ग्रेजुएशन कंप्लीट। इसके बाद अगर आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो ही एग्ज़ाम देना। एपियरिंग वाली ईयर में एग्ज़ाम मत देना। अगर आपका रिजल्ट जो वो डेट देते हैं नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना। मैं और ये बता दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, एक ने बताया था कि उसको, उस भाई को निकाल दिया था वहाँ से क्योंकि उसने एपियरिंग में भरा था और उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी ग्रेजुएशन उस डेट से पहले। और आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा आपका 3rd ईयर का जो UG कोर्स का जो ग्रेजुएशन का, उसको भी आप उस डेट से पहले का ले लेना, ताकि जब आप DV के लिए जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप इतनी मेहनत करो वहाँ तक पहुँचो फिर आपको वो रिजेक्ट कर दें तो भाई बहुत दुख होता है। सो आप इसको ध्यान देना और मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूँगा, मेरे साथ बने ही रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मतलब हमारा जो एग्जाम होता है ये, इसका पैटर्न क्या होता है, मतलब कैसे होता है ये एग्जाम। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है इसका। ये जो एग्जाम होता है वो हमारा 4 टीयर्स में होता है, मतलब 4 चरण में होता है। और Tier 4 आप कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। मतलब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ये जो हमारी 1-2 पोस्ट हैं उनके लिए Tier 4 चाहिए। अगर आपको वो पोस्ट लेनी है तो आप Tier 4 दो, अगर वो आपको पोस्ट नहीं चाहिए तो आप मत दो। तो मैं आपको एक एक करके सारे टीयर्स के बारे में बताता हूँ, पैटर्न बताता हूँ, टाइम बताता हूँ, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ बताता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले Tier 1 की। तो Tier 1 के लिए मैं आपको बता दूँ, ये होता है हमारा CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। मतलब ये एग्ज़ाम हमको कंप्यूटर पर देना होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। जिस आप फॉर्म जमा कर, जब आपका फॉर्म भर जाता है आप जमा करते हो तो उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, उस पर आपका एड्रेस लिखा होता है, वहाँ आपको जाके ये एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम Tier 1 के लिए जाओगे तो सारे क्वेश्चंस MCQs टाइप्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब 100 क्वेश्चंस हो गए हमारे और टोटल मार्क्स हो गए 200। और Tier 1 को हम प्री भी बोलते हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं 4 पार्ट में। पहला पार्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का हो गया, GK, 25 क्वेश्चन GK के। फिर हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया 25 क्वेश्चन। फिर हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए। फिर हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश के। ऐसे टोटल मिला के हमारे 25 25 25 25 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 25 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 1 आवर। हमको केवल 60 मिनट मिलते हैं। और सबसे ध्यान देने की बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब हर एक क्वेश्चन पर आपको, गलत क्वेश्चन पर आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, आपको कंप्यूटर पर देना होता है। और इसमें ये नहीं है कि पहले आप GK कोई करो या फिर रीजनिंग कोई करो। आप जिस भी मर्जी में, आपकी जो भी मर्जी है उसको पहले उठाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है वो पूरा हुआ नहीं हुआ,
किसी पर भी आप आसानी से जा सकते हो। 1 घंटे के अंदर करना होता है। फिर इसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, जिसके हिसाब से पहले आंसर की आ जाती है। आंसर की के हिसाब से हम नंबर देख लेते हैं कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। फिर हमारा जो रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट के बाद हम टीयर 2 के लिए जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं वो टीयर 2 में जाते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 के बारे में। भाई ये जो मैं आपको टीयर्स बता रहा हूँ एग्जाम का पैटर्न, इसको मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऐसे मतलब आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो चलिए टीयर 2 पर चलते हैं। ये भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी मतलब, और ये भी एमसीक्यूज ही आते हैं इसमें। और इसमें हमारे 4 एग्जाम होते हैं। पहला होता है हमारा मैथ, दूसरा होता है हमारा इंग्लिश, तीसरा होता है हमारा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जिसको जीएस भी बोलते हैं, जीएस का एग्जाम, और चौथा होता है हमारा स्टैटिक्स का। और मैथ और इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होते हैं, वो तो देने ही देने हैं। फिर हमारे जो जीएस का और जो स्टैटिक्स का पेपर होता है, उसमें चॉइस होती है, जिसको देना है दो, नहीं देना है मत दो। मतलब जिन जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि जिन जॉब्स इस स्टैटिक्स के पेपर को दोगे तो ही वो जॉब मिलेंगी, या फिर जीएस के पेपर दोगे तो ही वो जॉब मिलेंगी, तो इस एग्ज़ाम को आपको देना है, वरना नहीं देना है। अगर आपको वो जॉब चाहिए तो ये एग्ज़ाम को दो, नहीं तो मत दो। और कोई वो नहीं है इसमें, अगर आपने दे दिया तो आप, अगर आप फेल हो गए बाई चांस, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप बाकियों में भी वो हो जाओगे। आप बाकियों के लिए फिर भी एलिजिबल रहोगे अगर आपके मैथ और इंग्लिश में अच्छे कट ऑफ लाइक मार्क्स आए तो। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, मैथ, स्टैटिक्स और जीएस। 100 क्वेश्चंस, 200 और जो हमारा इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 200 ही मार्क्स के। और पहले वाले जो तीनों में हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.5 मार्क्स की पर क्वेश्चन। और जो दूसरे वाले में जो इंग्लिश में होती है वो 0.25 मार्क्स की रहती है नेगेटिव मार्किंग। मतलब कुल मिला के बात एक ही है। और हर एक सेक्शन के लिए हमको जो टाइम मिलता है इसके लिए वो मिलता है 2 आवर्स। और टीयर 2 को मेंस भी बोलते हैं। यही हमारी मेरिट को डिसाइड करता है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, इन तीनों के नंबर मिला के हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये तो हो गई पूरी टीयर 2 की बात। अब चलते हैं टीयर 3 पर। हाँ भाई, ये जो टीयर 3 होता है उसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें हमको पेन और पेपर भी बोलते हैं इसको, पेन और पेपर टेस्ट। इसमें हमको पेन और पेपर से काम करना पड़ता है। 100 मार्क्स का होता है और टाइम इसके लिए भी 60 मिनट्स होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, पहली बात तो ये है, इसमें हमको ऐसे लेटर, एप्लीकेशन और प्रेसेस लिखना होता है। फिर इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इन तीनों के मार्क्स सेट होते हैं, फिर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं वो हमारे टीयर 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, टीयर 4 जो होता है वो हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। जिसकी मर्जी हो दो, नहीं मर्जी है मत दो। मतलब जिसको वो जॉब चाहिए जिनमें टीयर 4 कंपलसरी है उनको देना ही पड़ेगा, चाहिए तो। नहीं देना तो मत दो। जो बिना टीयर 4 के रिक्वायरमेंट की जॉब है वो, उसके लिए आप फिर भी एलिजिबल रहोगे। अब बात कर लेते हैं टीयर 4 के बारे में। टीयर 4 में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है सीपीटी, एक होता है डेस्ट। भाई इसको भी ध्यान से समझना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का सीपीटी और डेस्ट के बारे में। तो जो सीपीटी होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये पहला होता है। और आपको बताता हूँ ये टीयर 4 जो होता है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें हमको बस क्वालिफाई करना होता है। सीपीटी में हमारी 3 चीज़ कराई जाती हैं हमसे। पहली वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरी स्प्रेडशीट्स और तीसरी स्लाइड। हर एक सेक्शन के लिए हमको 15-15 मिनट मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपको एक प्रिंटेड पेज दिया जाएगा, उस पर एक पैसेज लिखा होता है, वो पैसेज आपको कंप्यूटर में छापना होता है। और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। और 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस करनी। और इसमें 95% एक्यूरेसी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग में।
पहला आपका वर्ड प्रोसेसिंग पार्ट का पूरा हो गया। सेकंड आता है हमारा मॉड्यूल स्प्रेडशीट्स का। इसमें भी फिर से आपको एक प्रिंटेड शीट दी जाती है, वैसी ही शीट आपको एक्सेल में बनानी पड़ती है कंप्यूटर में। उसमें आपको परसेंटेज और ये हमारे छोटे मोटे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो अपने लगाने पड़ते हैं। इस ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर दे रखा हो तो उसमें वो हमको लगाने होते हैं। फिर हमारी इसके लिए भी हमको 15 मिनट मिलते हैं, फ्री हो जाती है स्प्रेडशीट हमारी। फिर हम थर्ड मॉड्यूल में जाते हैं। थर्ड मॉड्यूल में हमको स्लाइड बनानी पड़ती है पावर पॉइंट पर कंप्यूटर में। फिर ये भी हमको उसके लिए प्रिंटेड शीट दी जाती है, उसके लिए भी हमको 15 मिनट दी जाती हैं। ऐसे ही तीनों ये 15-15 मिनट के होते हैं और हमको 45 मिनट्स में ये तीनों करने पड़ते हैं। फिर होता है हमारा टेस्ट। टेस्ट की फॉर्म होती है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर ही है। तो इसके लिए आपको 8,000 की डिप्रेशंस करनी पड़ती हैं 1 घंटे में। कुल मिला के बात वही हो गई, 15 मिनट में 2,000 की डिप्रेशन। अब जिन्होंने सीपीटी दे दिया है, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। जिन्होंने सीपीटी दे दिया है उनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सीपीटी की जॉब चाहिए वो तो दोनों जॉब के लिए एलिजिबल है, सीपीटी वाले के लिए भी और डेस्ट वाले के लिए भी। जिसको केवल डेस्ट से जो पोस्ट होती है वही वो चाहिए तो वो सीपीटी ना दे, वो केवल डेस्ट दे, फिर वो उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और इधर मैं आपको बता दूं, जो सीपीटी के लिए जो हमारी पोस्ट होती है वो होती है सीएचएस में असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में सीबीईसी में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीईसी में। ये तो हमारी होती है सीपीटी, जिनके लिए सीपीटी रिक्वायरमेंट है। जिस पोस्ट के लिए हमारी डेस्ट रिक्वायरमेंट है वो होती है टैक्स असिस्टेंट की, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में। तो ये आपको बता दिया है इसमें। ये जो 4-5 पोस्ट हैं इनके लिए आपको सीपीटी और डेस्ट देना पड़ता है, मतलब इसके लिए आपको टियर 4 देना होता है। बाकी पोस्ट हमारी बिना टियर 4 के लिए खुल जाती, बिना टियर 4 दिए खुल जाती हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन देने की नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टियर 4 दो मत दो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इनमें से जॉब चाहिए तो फिर आपको टियर 4 देना होगा। चलो भाई, ये हमारे मैंने आपको पैटर्न बता दिया, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब जल्दी वीडियो को फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सिलेबस की। तो मैं आपको एक एक करके स्लाइड दिखाता जाऊंगा सिलेबस की, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ की लिंक दे दूंगा मैं आपको और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना सिलेबस का। तो सबसे पहले ये रहा भाई प्री का सिलेबस, सबका बता दिया है। ये रहा सबसे पहले रीजनिंग का। इसके बाद ये आ गई हमारी मैथ। इसके बाद ये आ गई हमारी इंग्लिश। इसके बाद ये आ गई हमारी जीएस। तो भाई ये सिलेबस का काम पूरा हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाती है। वैसे तो भाई कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर जो मैं आपको सालों से जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बताता रहूँगा। एक एक करके मैं आपके पास स्लाइड लाऊंगा, वो दिखती जाएगी आपको कट ऑफ के कितनी गई है, कितनी गई है, उस कितनी गई है, कितनी नहीं गई है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ये भाई आपके सामने आ गई 2016 की कट ऑफ। 2016 की SC ST की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी, प्री की है भाई 114, ST की 103, OBC की 125.5, एक्स सर्विसमैन की गई थी 92, अदर्स की गई थी 97, पता नहीं HHRVH ये क्या है, और जो हमारी जनरल की गई थी वो गई थी 137। इसके बाद ये आ गई आपके सामने 2017 की कट ऑफ। अब ये सबसे पहले इसमें ये अलग अलग कर दिए थे, जो पेपर होते हैं ना ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो एलिजिबल है उसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे जो हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो गई थी 152। 152 तक जिनके नंबर थे वो सब में दे सकते हैं। और जो एससी की हाईएस्ट गई थी वो गई थी 129, एसटी की 123, ओबीसी की 140 और OH HH इनकी 113.5 और HH की 79। ये भाई आपके सामने आ गई 2018 की टियर 1 की। इसके लिए जो एससी गई थी वो गई थी 148.97 और यूआर के लिए गई थी 170। तो आप
देख ही रहे होंगे कि कितना बढ़ता जा रहा है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। ये जो हमारे 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए बता रहा हूँ, अब उसके आ गए हैं सारे। उसके लिए यूआर की गई थी वो 180, 200 में से 180, देख रहे हो आप कितना कंपटीशन है, 200 में से 180। और इसमें पॉइंट में हो रहा है 12237। ये 2019 का है, 2019 के टीयर 1 का। अब मैं आपको दिखाता हूँ टीयर 2 और टीयर 3 2019 का। वैसे तो मैंने सारे रख रखे थे, पर क्या करूँ वीडियो में टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 30 मिनट की वीडियो बहुत हो जाती है 30 मिनट की। अब मैं आपको इसमें टीयर 2 और टीयर 3 और फाइनल तीनों दिखाता हूँ। अब भाई ये आपके सामने आ गई टीयर 2 के 2019 की। अब मैं इसके लिए आपको दिखाता हूँ टीयर 2 2019 के लिए। ये जो हाईएस्ट गई है वो गई है 517 यूआर के लिए, 517 600 में से 200, 200 और 100। और इसमें 3 लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट तो ये रही। दूसरी में जो गया था वो गया था 488। और जो तीसरी में गई है वो गई है सबसे हाईएस्ट 528। ये टीयर 2 की है। अब ये 2019 की टीयर 3 की आ गई, मतलब हमारी जो फाइनल कट ऑफ गई थी। और डबल एओ की जो पोस्ट होती है उसके लिए सबसे हाईएस्ट जाती है, और उसके लिए ये गई है यूआर की 710। भाई साहब 710, क्या ही कहें, बहुत ज़्यादा हो गई ये तो। और सेकंड लिस्ट में देखें यूआर की 536, डबल एओ के लिए 710 और इसके लिए 536। ठीक है, फिर भी इसके लिए। और लिस्ट 3 में देखें यूआर की 624। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहीं से। और लिस्ट 4 में गई है ये 605 यूआर की। और जिसको जिसकी भी देखनी हो वो देख लेना, मैं स्लाइड बाय स्लाइड रोक रोक के दिखाता रहूँगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते रहना। ये 2019 की है फाइनल कट ऑफ तक, जो लिस्ट वो टीयर 3 तक की जो कट ऑफ होती है उसकी, उसके लिए ये सारी दे रखी है आपको, इधर एससी की, एसटी, ओबीसी की, और इधर कैंडिडेट्स भी दे रखे हैं इन्होंने। तो ये भाई बात हो गई अब हमारी कट ऑफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बाद टीयर 4 के बाद क्या होता है। भाई टीयर 4 और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो एक ही दिन होता है। पहले आपको टीयर 4 कराया जाता है, सीपीटी और डस्ट। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद सब कुछ आपका जब परफेक्ट हो जाता है, फिर वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाता है, वो भरकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। फिर उसके बाद एक और लिस्ट जारी होती है फाइनल, जो बच्चे बिल्कुल फाइनल जिनका हो गया है बिल्कुल। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, फिर आपको ज्वाइन कर लेना है, आपको आप डिपार्टमेंट आपका मिल जाएगा। तो टीयर 4 से लेके जिस दिन डीवी होता है और ज्वाइनिंग तक के टाइम में लगता है 7 से 8 महीने। और अगर फर्स्ट एग्जाम से लगाओ, आप टीयर 1 से लगाओ, तो उसके लिए आपको लग जाता है 2 से ढाई साल। तो मतलब आपको टीयर 1 से जब शुरू करोगे और नौकरी मिलने तक आपको 3 साल का वक्त लगेगा कम से कम। तो भाई बहुत लॉन्ग जर्नी है, और जॉब भी हाई प्रोफाइल है, ये ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो भाई बस यही कहना चाहूँगा, मैं जहाँ तक मदद कर सकता हूँ आपकी जितना ही बता सकता हूँ। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, और मेरी यही इच्छा है भाई, मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो इससे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जिस किसी भी आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें नंबर आ जाए।